तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर फिलहाल हमारा 31 चल रहा है, और अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 1 से 420 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और आज से हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 421। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 421 कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी जब तक कि अन्यथा सत्य एक ही निष्पादित में ही नहीं किया जाता है और ऐसे अपराधियों में से किसी के बारे में अपीलीय निर्णय के संबंध में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अपीलीय आदेश के विरुद्ध भी ऐसी ही अपीलों का शाब्दिक रूप से निरसन किया जाएगा। इस सेक्शन का कहने का मतलब यह है कि यह नियम कुछ खास परिस्थितियों में आरोपी या पक्षकारों को ऊपरी अदालत में अपील करने, मतलब फैसले को चुनौती देने का विशेष अधिकार देता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि यह अधिकार तब तक लागू रहता है जब तक कानून के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल एक ही प्रक्रिया मतलब निष्पादन में सही तरीके से न किया गया हो। अपील की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे अपराधियों या संबंधित पक्षकारों के अधिकारों पर कोई गलत या अन्यायपूर्ण मतलब प्रतिकूल असर न पड़े। यदि कोई अपील बिना किसी ठोस कानूनी आधार के की गई है तो ऊपरी अदालत उसे संपेक्ष में मतलब सरसरी तौर पर तुरंत खारिज कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 422 के बारे में। सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसी सुनी जाएगी। क्लोज 1 उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सेशन न्यायालय में या अपर सेशन न्यायाधीश को की गई अपील केवल न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा सुनी जाएगी, परंतु द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दंडादेश के विरुद्ध अपील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनी जा सकती है और निपटाई जा सकती है। इस सेक्शन का क्लोज 1 कहता है कि जब भी सेशन कोर्ट अपर सेशन जज को कोई अपील दी जाती है तो उसकी सुनवाई केवल सेशन जज या अपर सेशन जज ही करेंगे, परंतु अगर मामला किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की अदालत का है और उसने कोई सजा सुनाई है तो उसके खिलाफ की गई अपील को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी सुन सकते हैं। ठीक है, और उसका फैसला कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। अपर सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल ऐसी अपीलों को सुनेंगे जिन्हें पॉइंट 1 उस खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके हवाले करे। पॉइंट 2 या जिन्हें सुनने के लिए उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दे। इसका क्लोज 2 कहता है कि अपर सेशन जज या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हर अपील को सीधे अपने आप नहीं सुन सकते, वह केवल उन्हीं अपीलों की सुनवाई कर सकते हैं जो उस इलाके के सेशन न्यायाधीश ने किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उन्हें सौंपी मतलब ट्रांसफर की हो। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में कहा है कि उच्च न्यायालय ने किसी विशेष आदेश द्वारा उन्हें सुनने का निर्देश दिया हो। ठीक है, इसके नोट को देख लेते हैं। इस धारा में यह सुनिश्चित किया गया है कि अपीलों की सुनवाई केवल अधिकृत न्यायिक अधिकारी द्वारा ही की जाएगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में शुद्धता और अनुशासन बना रहे। इसमें कहा है कि यह धारा यह तय करती है कि हर अपील की सुनवाई केवल अधिकृत न्यायिक अधिकारी ही करें, ताकि कोर्ट का काम सही तरीके से बिना किसी गड़बड़ी के और अनुशासन के साथ हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 423 के बारे में। अपील की अर्जी। प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित अर्जी के रूप में की जाएगी, और प्रत्येक ऐसी अर्जी के साथ जब तक कि न्यायालय जिसमें वह प्रस्तुत की जाए अन्यथा निर्देश न दे उस निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है। मुख्य बिंदु भी देख लेते हैं। अपील लिखित अर्जी के रूप में की जाएगी। अर्जी के साथ उस निर्णय आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। यदि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे तो यह प्रतिलिपि अनिवार्य होगी। इस सेक्शन का कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई व्यक्ति मतलब अपीलार्थी किसी फैसले के खिलाफ अपील करता है तो वह केवल जुबानी या बोलकर नहीं होगी। ठीक है, अपील हमेशा एक लिखित आवेदन के रूप में ही जमा की जाएगी। यह आवेदन या तो वह खुद आरोपी मतलब पक्षकार देगा या उसका वकील अधिवक्ता पेश करेगा। इस लिखित अर्जी के साथ उस निचले कोर्ट के फैसले की प्रतिलिपि जोड़ना अनिवार्य है जिसके खिलाफ अपील की जा रही है। फैसले की कॉपी लगाना तब तक जब तक कि वह ऊपरी अदालत खुद इससे कोई छूट या अलग निर्देश न दे दे। ठीक है,
अब इसके नोट की बात कर लेते हैं। यह प्रावधान अपील प्रक्रिया को व्यवस्थित, पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए बनाया गया है। इसका कहने का मतलब यह है कि अपील दायर करने का एक तय और लिखित रिकॉर्ड है। इससे कानूनी प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी, मतलब क्लियर और बिना किसी झंझट के सही तरीके से चल पाती है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 424 के बारे में। जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। यदि अपीलार्थी जेल में है तो वह अपनी अपील की अर्जी और उसके साथ वाली प्रतिलिपियों को कारागार के बाहर साधक अधिकारी को दे सकेगा, जो तब ऐसी अर्जी और प्रतिलिपियां समुचित अपील न्यायालय को भेजेगा। यह सेक्शन कहता है कि जेल में बंद आरोपी अपनी अपील की लिखित अर्जी और कोर्ट के फैसले की कॉपी तैयार करता है। आरोपी यह अर्जी और जरूरी कागजात जेल के बाहर साधक अधिकारी को सौंप देता है। जेल अधिकारी उस अर्जी और दस्तावेज को सही तरीके से व्यवस्थित और तैयार करता है। इसके बाद जेल अधिकारी उस अर्जी को संबंधित अपील न्यायालय में भेज देता है। ठीक है, जैसे आपको इमेज के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया है। अपीलार्थी जेल में रहते हुए अपनी अपील की अर्जी तैयार करता है। उसके बाद वह अर्जी और संलग्न प्रतिलिपियों कारागार के बाहर साधक अधिकारी को देता है। ये इसने यहाँ पे दिखाया गया है। तीसरे नंबर पर होता है कि बाहर साधक अधिकारी समुचित रूप से उस अर्जी और प्रतिलिपियों को तैयार करता है, इन सबको तैयार करता है। उसके बाद फिर वह ऐसी अर्जी और प्रतिलिपियों समुचित अपील न्यायालय को भेज देता है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 425, अपील का संक्षिप्त खारिज किया जाना। क्लोज 1, यदि धारा 423 या धारा 424 के अधीन प्राप्त अपील की अर्जी और निर्णय की प्रतिलिपि की परीक्षा करने पर अपील न्यायालय का यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अपील को संक्षिप्त खारिज कर सकेगा। इसका क्लोज 1 कहता है कि अगर कोर्ट अपील की अर्जी और फैसले की कॉपी देकर यह मानती है कि इसमें दखल देने का कोई ठोस कारण, मतलब आधार नहीं है, तो वह अपील को शुरुआत में ही निरस्त, मतलब खारिज कर सकती है। ठीक है, अब इनके सब क्लोज को देख लेते हैं। सब क्लोज है, धारा 423 के अधीन प्रस्तुत की गई कोई अपील तब तक खारिज नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को उसके समर्थन में सुने जाने का उचित अवसर न मिल चुका हो। इसके पॉइंट में कहा गया है कि धारा 423 के तहत दायर अपील तब तक खारिज नहीं होगी जब तक कि अपीलकर्ता या उसके वकील को अपनी बात रखने का मौका न दिया गया हो। पॉइंट बी, धारा 424 के अधीन कोई अपील उसके समर्थन में अपीलार्थी की सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना खारिज नहीं की जाएगी जब तक अपील न्यायालय का यह विचार न हो कि अपील तुच्छ और न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की अभिरक्षा में प्रस्तुत करने से मामले की परिस्थितियों के अनुपात में कहीं अधिक सुविधा होगी। इसका पॉइंट भी कहता है कि जेल में भेजी गई अपील धारा 424 में भी आरोपी को सुने बिना खारिज नहीं किया जाएगा जब तक कि कोर्ट को यह न लगे कि अपील बिल्कुल बेकार, मतलब तुच्छ है, या आरोपी को कोर्ट में लाना बहुत असुविधाजनक होगा। पॉइंट सी, धारा 424 के अधीन प्रस्तुत की गई कोई अपील तब तक संक्षिप्त खारिज न की जाएगी जब तक ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि प्राप्त नहीं हो चुकी हो। इसका पॉइंट सी कहता है कि जब तक अपील करने की तय समय सीमा खत्म नहीं हो पाती है तब तक जेल से भेजी गई अपील को तुरंत खारिज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसके क्लोज 2 की बात करते हैं। किसी अपील को इस धारा के अधीन खारिज करने के पूर्व न्यायालय मामले के अभिलेख मंगा सकेगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि अपील को खारिज करने से पहले अगर कोर्ट को जरूरी लगे तो वह निचली कोर्ट से मामले की पूरी फाइल और केस रिकॉर्ड मंगवाकर देख सकती है। क्लोज 3, इस धारा के अधीन अपील खारिज करने वाला अपील न्यायालय, सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय वहाँ वह ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा। इसका क्लोज 3 कहता है कि यदि सेशन कोर्ट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी अपील को इस तरह खारिज करते हैं तो उन्हें इसका स्पष्ट कारण लिखित में दर्ज करना होगा। इसके क्लोज 4 को देख लेते हैं, जहां धारा 424 के अधीन प्रस्तुत की गई कोई अपील इस धारा के अधीन संक्षिप्त खारिज कर दी जाती है और अपील न्यायालय यह निष्कर्ष है कि उसे अपीलार्थी की ओर से धारा 423 के अधीन सम्यक रूप से प्रस्तुत की गई अपील की अन्य अर्जी पर उसके द्वारा विचार नहीं किया गया है, वहाँ धारा 434 में किसी बात के होते हुए भी यदि न्यायालय का यह
समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह ऐसी अपील विधि के अनुसार सुन सकेगा और उसका निपटारा कर सकेगा। इसका क्लोज 4 कहता है कि अगर जेल में आई अपील खारिज हो चुकी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि आरोपी के वकील द्वारा धारा 423 के तहत अलग से भेजी गई अपील पर विचार ही नहीं हुआ था, तो न्यायालय हित में कोर्ट उस दूसरी अपील पर दोबारा सुनवाई कर सकती है। ठीक है, इसके नोट को देख लेते हैं। यह प्रावधान अपील न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह केवल स्पष्ट रूप से निराधार अपीलों को ही प्रारंभिक स्तर पर खारिज करे, लेकिन न्याय और सुनवाई के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करते हुए। इसमें कहा गया है कि यह धारा बिना किसी आधार वाली अपीलों को शुरुआती स्तर पर खत्म करने का अधिकार देती है, उसके बाद ताकि कोर्ट का समय बचे, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो और सुनवाई का पूरा मौका मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 426 के बारे में। संक्षेप खारिज नहीं की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया। क्लोज 1, यदि अपील न्यायालय अपील को संक्षेप खारिज नहीं करता है, तो वह उस समय और स्थान की जब और जहां ऐसी अपील सुनी जाएगी सूचना। पॉइंट ए, अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को। पॉइंट 2, ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार। नंबर 3, यदि परिवाद पर संस्थित मामले में दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है, तो परिवादी को। नंबर 4, यदि अपील धारा 418 या धारा 419 के अधीन की गई है, तो अभियुक्त को दिलवाएगा, और ऐसे अधिकारी परिवादी और अभियुक्त को अपील के आधारों की प्रतिलिपि भी देगा। इस सेक्शन का क्लोज 1 कहता है कि अगर अदालत ने अपील को शुरुआत में खारिज नहीं किया है, तो वह सुनवाई की तारीख और जगह तय करेगी और निम्नलिखित पक्ष को सूचना मतलब नोटिस तथा अपील के आधारों की कॉपी भेजेगी। इसका नंबर 1 कहता है कि ताकि वह सुनवाई के दिन कोर्ट में आ सके। नंबर 2 कहता है कि जिसे राज्य सरकार ने ऐसे मामलों के लिए नियुक्त किया हो। नंबर 3 कहता है कि अगर मामला किसी की निजी शिकायत पर दर्ज हुआ था और उसमें आरोपी के दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। ठीक है, इसमें नंबर 4 में कहा गया है कि यदि अपील धारा 418 419 के तहत मतलब जिसे सजा बढ़ाने या बरी किए जाने के खिलाफ की गई है। क्लोज 2, यदि अपील न्यायालय में मामले का अभिलेख पहले से ही उपलब्ध नहीं है, तो वह न्यायालय ऐसा अभिलेख मांगेगा और पक्षकारों को सुनेगा, परंतु यदि अपील केवल दंड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में है, तो न्यायालय अभिलेख मंगाए बिना ही अपील का निपटारा करा सकेगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि कोर्ट निचले न्यायालय से मामले की पूरी फाइल मंगवाएगी और दोनों पक्षों को सुनेगी, परंतु अगर अपील सिर्फ इस बात पर है कि सजा सही है या नहीं, तो कोर्ट बिना पूरी फाइल मंगवाए भी सिर्फ सजा की मात्रा पर सुनवाई करके फैसला कर सकती है। ठीक है, क्लोज 3, जहाँ दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील का आधार केवल दंडादेश की अभिकथित कठोरता है, वहाँ अभिलार्थी न्यायालय की अनुमति के बिना अन्य किसी आधार के समर्थन में न तो कहेगा और न ही उसे उसके समर्थन में सुना ही जाएगा। इसका क्लोज 3 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपील सिर्फ इसलिए की है कि सजा बहुत सख्त या ज़्यादा मिली है, तो वह कोर्ट की अनुमति के बिना किसी अन्य बात मतलब जैसे कि वह निर्दोष है पर बहस नहीं कर सकता और न ही कोर्ट उसे सुनेगी। ठीक है, इसके नोट को देते थे। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपीलों की सुनवाई निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत हो। इसमें कहा गया है कि जब किसी अपील पर विशिष्ट सुनवाई हो, तो संबंधित सभी पक्षों को सूचना मिले और प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और नियम के अनुसार ही हो। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 427 के बारे में, अपील न्यायालय की शक्तियाँ। ऐसे अभिलेख के परिशीलन और यदि अपीलार्थी या उसका अधिवक्ता उपस्थित है तो उसे तथा यदि लोक अभियोजक उपस्थित है तो उसे और धारा 418 या धारा 419 के अधीन अपील की दशा में यदि अभियुक्त उपस्थित है तो उसे सुनने के पश्चात अपील न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है, तो अपील को खारिज कर सकेगा। या इसका क्लोज 1 कहता है कि केस का रिकॉर्ड देखने और दोनों पक्षों अपीलकर्ता, वकील, सरकारी वकील की बातें सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि फैसले में दखल देने की ज़रूरत नहीं है, तो वह अपील को खारिज कर सकती है। अगर बदलाव की ज़रूरत लगे तो कोर्ट नीचे दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करेगी। पॉइंट है, दोष मुक्त के आदेश से अपील में ऐसे आदेश को
उलट सकेगा, निर्देश दे सकेगा कि अतिरिक्त जांच की जाए या अभियुक्त यथास्थिति पूर्ण विचारित किया जाए या विचारणार्थ सुपुर्द किया जाए या उसे दोषी ठहराया सकेगा और उसे विधि के अनुसार दंडादेश दे सकेगा। इसका पॉइंट ये कहता है कि दोष मुक्ति बरी होने के फैसले के खिलाफ अपील, मतलब बरी करने के आदेश को उलट सकती है, मामले की फिर से जांच या दोबारा ट्रायल मतलब पुनः विचार का आदेश दे सकती है, आरोपी को दोषी ठहराकर कानून के मुताबिक सजा मतलब दंड दे सकती है। ठीक है, पॉइंट बी देख लेते हैं। दोष सिद्धि से अपील में नंबर 1, निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकेगा, अभियुक्त को दोष मुक्त और उन्मोचित कर सकेगा या ऐसे अपील न्यायालय के अधीन समक्ष अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसके पुनः विचारित किए जाने का या विचारणार्थ सुपुर्द किए जाने का आदेश दे सकेगा। इसका पॉइंट बी का नंबर 1 कहता है कि फैसले को उलटकर आरोपी को दोषमुक्त या रिहा मतलब उन्मोचित कर सकती है या केस को दोबारा सुनवाई के लिए भेज सकती है। नंबर 2, दंडादेश को बनाए रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकेगा। इसका नंबर 2 कहता है कि सजा वही रखते हुए केवल निष्कर्ष में बदलाव कर सकती है। नंबर 3, निष्कर्ष में परिवर्तन करके किए बिना दंड के स्वरूप या परिणाम में या स्वरूप और परिणाम में परिवर्तन कर सकेगा, किंतु इस प्रकार नहीं कि उसी दंड में वृद्धि हो जाए। इसका नंबर 3 कहता है कि सजा के प्रकार या मात्रा को बदल सकती है, लेकिन इस अपील में सजा बढ़ा मतलब वृद्धि नहीं कर सकती है। ठीक है, पॉइंट सी, दंडादेश की वृद्धि के लिए अपील में नंबर 1, निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकेगा, अभियुक्त को दोष मुक्त या उन्मोचित कर सकेगा, ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा उसका पुनः विचारण करने का आदेश दे सकेगा या पॉइंट सी का नंबर 1 कहता है कि फैसले को उलटकर आरोपी को दोष मुक्त कर सकती है या पुनः सुनवाई का आदेश दे सकती है। नंबर 2, दंडादेश को बनाए रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकेगा। नंबर 2 कहता है कि निष्कर्ष बदलकर सजा को वही रख सकती है। ठीक है, नंबर 3, निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना दंड के स्वरूप या परिणाम में परिवर्तन कर सकेगा, जिससे उसमें वृद्धि या कमी हो जाए। इसका नंबर 3 कहता है कि सजा के स्वरूप और मात्रा में बदलाव करके सजा को बढ़ा या घटा सकती है। ठीक है, पॉइंट डी, किसी अन्य आदेश से अपील में ऐसे आदेश को परिवर्तित कर सकेगा या उलट सकेगा। पॉइंट डी कहता है कि निचले कोर्ट के किसी भी अन्य आदेश को बदल या बढ़ सकती है। ठीक है, पॉइंट ई, कोई संशोधन या कोई परिणामिक या अनुशांसिक आदेश जो न्याय संगत या उचित हो कर सकेगा। पॉइंट ये कहता है कि न्याय के हित में कोई भी संशोधन या सहायक आदेश दे सकती है, परंतु दंड में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो। परंतु यह और कि अपील न्यायालय उस अपराध के लिए जिसे उसकी राय में अभियुक्त ने किया है उससे अधिक दंड नहीं देगा जो अपीलाधीन आदेश या दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था। इसमें कहा गया है कि कारण बताने का मौका मतलब आरोपी को अपनी बात रखने और वजह बताने का मौका दिए बिना उसकी सजा बढ़ाई नहीं जा सकती है। सजा की सीमा मतलब अपील कोर्ट उतनी ही सजा दे सकती है जितनी सजा देने का अधिकार उस निचले कोर्ट को था जिसे मूल फैसला सुनाया था। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 428 के बारे में। अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय, प्रारंभिक अधिकारिता वाले दंड न्यायालय के निर्णय के बारे में अध्याय 29 में अंतर्विष्ट नियम जहां तक साध्य हो सेशन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अपील में दिए गए निर्णय को लागू हो, परंतु निर्णय दिया जाना सुनने के लिए अभियुक्त न तो लाया जाएगा और न उससे उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी जब तक कि अपील न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे। इस सेक्शन में कहा गया है कि अध्याय 29 के नियमों का लागू होना मतलब ट्रायल कोर्ट शुरुआती दंड न्यायालय जिस तरह से अपना फैसला लिखती है सुनाती है ठीक वही नियम सेशन कोर्ट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील का फैसला सुनाते समय भी लागू होंगे। ठीक है, जब सेशन कोर्ट या सीजीएम की अदालत किसी अपील पर अपना फैसला देती है तो उन्हें फैसला लिखने उस पर हस्ताक्षर करने और सुनने में उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। ठीक है, जो सामान्य मुकदमों में अपनाई जाती है।
जब अपील का अंतिम निर्णय सुनाया जा रहा हो तब अभियुक्त मतलब आरोपी को जेल में कोर्ट में लाना या उसका व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी नहीं है। आरोपी को फैसला सुनाते वक्त तभी बुलाया जाएगा जब अपील न्यायालय खुद ऐसा करने का स्पष्ट निर्देश मतलब या आदेश दे। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 429 के बारे में। अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। क्लोज 1, जब कभी अपील में कोई मामला उच्च न्यायालय द्वारा इस अध्याय के अधीन विनिश्चित किया जाता है तब वह अपना निर्णय या आदेश प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजेगा जिसके द्वारा वह निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई थी अभिलिखित किया गया या पारित किया गया था। और यदि ऐसा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट का है तो उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजा जाएगा। और यदि ऐसा न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट का है तो उच्च न्यायालय का निर्णय या आदेश जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम भेजा जाएगा। इसका क्लोज 1 कहता है कि जब उच्च न्यायालय की किसी अपील में अपना अंतिम फैसला या आदेश दे देता है तो वह उसकी एक प्रमाणित कॉपी उस निचले कोर्ट को भेजता है जिसने मूल फैसला सुनाया था। यदि मूल फैसला किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया था तो हाई कोर्ट का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के जरिए उस कोर्ट को भेजा जाएगा। ठीक है, यदि मूल फैसला किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने सुनाया था तो आदेश जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजा जाएगा। अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। जब वह न्यायालय जैसे उच्च न्यायालय अपना निर्णय आदेश प्रमाणित करके भेजे ऐसे आदेश करेगा जो उच्च न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुरूप हो और यदि आवश्यक हो तो अभिलेख में तदनुसार संशोधन कर दिया जाएगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि प्रमाणित कॉपी मिलने के बाद निचला न्यायालय हाई कोर्ट के उस फैसले के अनुसार ही आगे के आदेश जारी करेगा, मतलब आरोपी को रिहा करना या सजा बढ़ाना या घटाना। ठीक है, यदि जरूरी हो तो निचला कोर्ट अपने केस रिकॉर्ड मतलब फाइल में हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक आवश्यक संशोधन या बदलाव करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 430 के बारे में। अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। क्लोज 1, अपील न्यायालय ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाए आदेश दे सकेगा कि उस दंडादेश या आदेश का निष्पादन जिसके विरुद्ध अपील की गई है दोषित व्यक्ति द्वारा की गई अपील के लंबित रहने तक निलंबित किया जाए। और यदि वह व्यक्ति पर शोध में है तो यह भी आदेश दे सकेगा कि उसे जमानत पर या उसके अपने बंधन पत्र या जमानत पत्र पर छोड़ दिया जाए। परंतु अपील न्यायालय से दोषित व्यक्ति को जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है उसके अपने बंधन पत्र या जमानत पत्र पर छोड़ने से पूर्व लोक अभियोजक को ऐसे छोड़ने के विरुद्ध लिखित में कारण दर्शाने का अवसर देगा। परंतु और यह है कि ऐसे मामलों में जहाँ दोषित व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है वहाँ लोक अभियोजक जमानत रद्द किए जाने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा। 430 का क्लोज 1 कहता है कि अपील सुनते समय अदालत कारण दर्ज करके यह आदेश दे सकती है कि अपील का फैसला आने तक की सजा के अमल को रोक दिया जाए। मतलब अगर दोषी व्यक्ति जेल में है तो कोर्ट उसे जमानत या अपनी पर्सनल बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दे सकती है। अगर दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास 10 साल से अधिक की सजा मिलती है तो उसे जमानत पर छोड़ने से पहले सरकारी वकील को लिखित में अपना पक्ष या विरोध जताने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे मामलों में दोषी को जमानत मिल जाती है तो सरकारी वकील जमानत रद्द कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकता है। ठीक है, क्लोज 2, अपील न्यायालयों को इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय भी किसी ऐसी अपील के मामले में कर सकेगा जो किसी दोषित व्यक्ति द्वारा उसके अधीनस्थ न्यायालय में की गई है। इसका क्लोज 2 कहता है कि अगर अपील किसी निचली अदालत में चल रही है तब भी हाई कोर्ट के पास यह अधिकार होता है कि वह उस मामले में सजा पर रोक लगा सके और दोषी को जमानत दे सके। ठीक है, क्लोज 3, जहां दोषित व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषित किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है वहां वह न्यायालय नंबर 1 उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुए 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादेश किया गया है, या नंबर 2 उस दशा में जब वह अपराध जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषित किया गया है जमानती और वह जमानत पर है। यह आदेश देगा कि दोषित व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत करने और उपधारा 1 के अधीन अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए जमानत पर छोड़ दिया जाएगा जब तक कि जमानत से इनकार करने के
विशेष कारण न हो और जब तक वह ऐसे जमानत पर छोटा रहता है तब तक कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जाएगा। इसका क्लोज 3 कहता है कि अगर दोषी व्यक्ति ट्रायल कोर्ट में यह कहता है कि वह पूरी ऊपरी अदालत में अपील करना चाहता है तो ट्रायल कोर्ट ही उसे तब तक के लिए जमानत पर छोड़ देगी जब तक कि वह अपील दायर न कर दे। ठीक है, तो इसका पॉइंट 1 कहता है कि उसे 3 साल या उससे कम की सजा मिली हो और वह पहले से जमानत पर हो। पॉइंट 2 कहता है कि वह अपराध जमानती हो और वह जमानत पर हो। जब तक वह व्यक्ति इस तरह जमानत पर बाहर रहेगा उसकी जेल की सजा निलंबित मानी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 4 के बारे में। जब अंतगोतवा अपीलार्थी को किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब वह समय जिसके दौरान इस प्रकार छोड़ा गया है उस अवधि की संगणना करने में जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है हिस्सा में नहीं लिया जाएगा। इसका क्लोज 4 कहता है कि अगर अंत में अपील खारिज हो जाती है और व्यक्ति को वापस जेल जाना पड़ता है तो जमानत पर जेल से बाहर बिताया गया समय उसकी कुल सजा की अवधि में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, इसके नोट के बारे में बात कर लेते हैं। यह धारा अपीलार्थी को राहत प्रदान करने के लिए है ताकि अपील लंबित रहने तक अन्यायपूर्ण दंड से बचा जा सके और उसे अपील का अधिकार प्रभावी रूप से मिल सके। इसमें कहा गया है कि यह धारा आरोपी को अपील का मौका मिलने तुरंत जेल जाने से बचाती है। मतलब विशेष 3 साल से कम की सजा में लेकिन गंभीर अपराधों में सरकारी वकील की बात सुनना अनिवार्य बनाती है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।